Hello guys, welcome to the course on electrostatics by Vidyamandir classes in collaboration with Doubtnut. My name is Jitin Gupta guys and guys पहले लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करी थी। इस लेक्चर के अंदर हम कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ और अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं फिर फोर्सेस कैसे निकालनी है, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हम देखने वाले हैं यहाँ पे गाइस। एंड गाइस लास्ट क्लास के अंदर हमने थोड़ी बहुत बात करी थी इलेक्ट्रिक चार्ज की कि अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं गाइस, लाइक चार्जेस रिपेल, ऑलराइट। एंड हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। बट अगर हमसे कोई आके पूछता है कि यार ये अट्रैक्शन या रिपल्जन का मैग्नीट्यूड कितना है, जो फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है, हमें डायरेक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया बट मैग्नीट्यूड कितनी अमाउंट की फोर्स लग रही है, क्या अगर हम इनके बीच की सेपरेशन बढ़ा देते हैं तो इस फोर्स में, इस रिपल्जन या अट्रैक्शन में कुछ डिफरेंस आता है, या फिर अगर हम इन दोनों, लेट से कि ये कॉपर की बॉल्स है, इनको चार्ज दिया था, अगर इन दोनों कॉपर की बॉल्स पे अगर हम चार्ज डबल कर देते हैं या ट्रिपल कर देते हैं या 4 टाइम्स कर देते हैं तो कुछ फोर्स के अंदर डिफरेंस आएगा या नहीं, ये सारी चीजें हम आंसर करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिससे हमें पता हो कि ये जो फोर्स लग रही है ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, ऑलराइट। और ये एक्सप्रेशन गाइस हमें दिया था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने, एंड इन्होंने हमें दी थी कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें एग्जैक्टली बताती है कि ये जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्जेस के बीच में, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, और अगर मैं सेपरेशन डबल करता हूँ तो क्या चेंज आ रहा है, या फिर मैं चार्ज डबल करता हूँ तो क्या चेंज आ रहा है। तो पूरा हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है। सो कूलम्स लॉ टेल्स अस ऑल द आंसर्स जो हम जानना चाहते हैं, जो हमने पहले पोस्ट करे, ऑलराइट। तो गाइस जल्दी से इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो कूलम्स लॉ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉपर की बॉल है मेरे पास, दिस इज लेट से अ कॉपर बॉल, एंड कॉपर बॉल को मुझे कुछ चार्ज देना है। तो जब मैंने कॉपर बॉल को चार्ज देना था तो मैंने क्या करा, 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, हटा दिया। पहले ये न्यूट्रल थी, इसके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक बॉल पकड़ के उसमें से 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए। 6.25 इंटू 10⁻12 कितना होगा इस 6250 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, तो काफी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए। बट अगर मैं इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हटा देता हूँ तो गाइस चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करने लगता हूँ तो मुझे पता है कि जो चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन पे, हर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मैं यहाँ पे इतने, ये अगर ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए तो मेरे पास जो चार्ज आ जाएगा वो n टाइम्स e आ जाएगा। तो n इज 6.25 इंटू 10⁻12 एंड जो चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी भी हमने बात पिछले लेक्चर में करी थी, एंड यहाँ पे ये कूलम्स के अंदर आ जाएगा। तो गाइस ये याद रख सकते हैं हम कि 1.6 इंटू 6.25, 1.6 इंटू 6.25 अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो ये वैल्यू 10 आ जाती है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा, और 10⁻12 इंटू 10⁻⁻19 गाइस कितना आ जाएगा, 10⁻⁻7। तो मेरे पास आएगा 10 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, जो हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम, जिसको मैं लिख सकता हूँ एज सिंपल एज दैट 1 माइक्रो कूलम। अगर ये इसको बोल सकते हैं 1 माइक्रो कूलम, ऑलराइट गाइस। ये चीज रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे माइक्रो, एंड माइक्रो इज 10⁻⁻6। तो आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो अब मेरे पास कुछ चार्ज आ गया है, तो मैंने ऐसे एक नहीं, आई मेड 2 सच बॉल्स, 2 बॉल्स ली, दोनों में से 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए। अब हटाने के बाद मेरे पास हर बॉल के ऊपर 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, और फिर मैंने इनको रख दिया 1 मीटर की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे रखा। तो मैंने मेजर करा कि इनके ऊपर जो फोर्स लग रही है, रिपल्सिव फोर्स लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड F, ऑलराइट, कुछ मैग्नीट्यूड वाला F। अब मैंने क्या करा, मैंने एक्सपेरिमेंट करना था, तो मैंने क्या करा कि इनके बीच की सेपरेशन डबल कर दी।
ट्वाइस द इनिशियल वो सेपरेशन कर दी, कि पहले 1 मीटर की सेपरेशन थी, अब मैंने इनके बीच में सेपरेशन 2 मीटर की कर दी, 2 मीटर दूरी पे इन दोनों को रख दिया, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, अगर मैंने इनको 2 मीटर की दूरी पे रख दिया गाइस, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करा लैब के अंदर, और जब मैंने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करा तो मुझे क्या मिला कि जब मैं इनकी दूरी बढ़ा रहा हूँ तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये एक दूसरे को जो धक्का दे रही है, ये जो फोर्स लगा रही है, ये कम हो रही है, और ये कम होके कितना मैग्नीट्यूड हो रहा है, अगर पिछली बार एफ लग रहा था तो इस बार एफ बाय फोर का धक्का लग रहा होगा। चार्जेस मैंने अभी भी 1 माइक्रोकूलम वही सेम चार्जेस, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या पता लग रहा है कि जो फोर्स यहाँ पे लग रही है, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, ये एफ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन का स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हो कि जब सेपरेशन 1 थी तो कुछ फोर्स एफ लग रही थी, और सेपरेशन जब 2 हुई, जब ट्वाइस हुई सेपरेशन, तो 1/4 हो रही है फोर्स। तो यहाँ पे ये रिलेशन हमारे पास निकल के आ रहा है इस एक्सपेरिमेंट से। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर गाइस। तो फिर मेरे पास, मैंने नया एक्सपेरिमेंट करा, मैंने देखा कि चार्ज से क्या फर्क पड़ रहा है, चार्ज चेंज करके देखते हैं। तो जब मैंने चार्ज को चेंज करके देखा, तो चार्ज अब मैंने क्या कर दिया, एक बॉल पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम कर दिया, दूसरे बॉल पे 1 ही माइक्रोकूलम करा। ऑलराइट, तो एक ही बॉल पे मैंने चार्ज बढ़ाया, सेपरेशन सेम रखी 1 मीटर की, और फिर मैंने देखा कि अगर पिछले केस में जो फोर्स लग रही थी वो एफ लग रही थी, तो इस केस में जो फोर्स लग रही है, जब मैंने एक बॉल पे चार्ज को डबल कर दिया है, वो लग रही है 2 टाइम्स एफ, और इधर भी 2 टाइम्स एफ, तो डबल हो गई है फोर्स। एंड गाइस, कोई बॉल स्पेशल तो है नहीं, तो अगर मैंने राइट वाली बॉल को, अगर मैंने राइट वाली बॉल का चार्ज 2 कूलम से 2 मतलब 2 टाइम्स करा होता, 2 माइक्रोकूलम करा होता, तो फिर भी फोर्स 2 टाइम्स एफ ही हुई होती ना। तो लेफ्ट और राइट में कोई स्पेशल तो है नहीं, तो अगर मैंने इसका 1 कूलम रखा हुआ था, इसका 2 करा होता, तब भी आंसर सेम ही आना था। तो अगर मैं इनके चार्जेस को कुछ बोलता हूँ, इस बॉल के चार्ज को कुछ वेरिएबल असाइन कर देता हूँ Q1, इस वाली बॉल के चार्ज को कुछ वेरिएबल असाइन कर देता हूँ Q2, तो मेरे पास आ जाएगा जो F है वो Q1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड जो F है वो Q2 पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जब मैंने चार्ज को डबल करा तो फोर्स भी डबल हो जा रही है। तो मेरे पास इन 3 चीजों पे ये डिपेंडेंस आ रही है गाइस, आप देख सकते हैं। एक तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन का स्क्वायर, ऑलराइट। फिर सेकेंडली वो चार्ज के मैग्नीट्यूड्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इन सारी चीजों को कंबाइन कर देता हूं, तो मेरे पास फिर कूलम्स लॉ आ जाएगी, एटलीस्ट रफ एक कूलम्स लॉ का फ्रेमवर्क बन जाएगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, F is directly proportional to Q2, F is inversely proportional to separation का square, alright। तो फिर मैं बोल सकता हूँ इन सारी चीजों को combining मेरे पास आ जाएगा कि F is directly proportional to Q1 into Q2 divided by separation का square। और अगर मैं यहाँ पे एक constant of proportionality इंट्रोड्यूस कर देता हूँ गाइस, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि F is equal to some constant into Q1 Q2 divided by R square, एंड ये जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर मुझे इसकी वैल्यू पता लग जाए तो काम खत्म, फिर मेरे पास फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो मैं अगर मुझे चार्जेस दे रखे होंगे और मुझे सेपरेशन दे रखी होगी, तो मैं कभी भी फ्यूचर के अंदर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बता पाऊंगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड बता पाऊंगा तो आई होप सब लोगों को पता है कि फोर्स से फिर मैं इसकी मोशन प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। कैसे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ से एक्सेलरेशन इज F/m से मैं सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल पाऊंगा, जिससे मैं और सारी चीजें निकाल पाऊंगा इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऑलराइट, तो गाइस फिर ध्यान से देखते हैं कि कैसे करा ये मैंने। तो मैंने क्या करा कि जो फोर्स थी मैंने लैब के अंदर एक सिनेरियो के अंदर निकाल ली कि 2 बॉल्स हैं, दोनों के बीच में 1 मीटर की सेपरेशन है और 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है दोनों बॉल्स पे। तो फोर्स जो मैंने लैब के अंदर कैलकुलेट करी, एक्सपेरिमेंटली निकाली है, कुछ सेटअप सेट करा होगा तब मैंने निकाला, वो फोर्स मेरी निकल गई है F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन या 9 मिली न्यूटन। तो अब मेरे पास जो ये फोर्स आ गई है उससे मैं K की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि F वाज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और जब ये चार्जेस एक एक माइक्रोकूलम के थे, सेपरेशन 1 मीटर की, तो फोर्स ये आ रही है। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ कि दिस इंप्लाइज
9 into 10 to the power minus 3 न्यूटन इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास k, और यहाँ पे into 1 माइक्रोकूलम into 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर विच इज 1 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब मैं k की वैल्यू लिखूंगा गाइस, सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो 9 into 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये न्यूटन में है, फिर डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो इज गाइस 10 to the power minus 6, और 2 बार है तो 10 to the power minus 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 12, और यहाँ पे फिर कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, कूलम कूलम 2 बार था, तो यहाँ पे कूलम का स्क्वायर और फिर वो मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और सॉल्व करने पे मेरे पास गाइस वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज़ टू पावर माइनस। तो गाइस ये हमारे उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू है। अब मेरे पास ये आ गया है, तो अब मैं फाइनली एक फाइनल एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन सॉरी कूलम्स लॉ लिख सकता हूँ यहाँ पे, और वो आ जाएगा कि F अगर मुझे निकालना है, दो चार्जेस मुझे दे रखे हैं Q1 Q2 सेपरेशन R है, तो देन द फोर्स इज इक्वल टू, एटलीस्ट मैग्नीट्यूड अपने को पता लग जाएगा गाइस, K टाइम्स Q1 Q2, 2 मिनट, K times Q1 Q2 by R square, and where ये जो K है that is 9 into 10 to the power 9 in, और इसकी जो यूनिट्स हैं that is Newton meter square Coulomb raised to power minus 2, this entire thing is your Coulomb's law, और ये हमें गाइस याद रखनी है, alright, we have to memorize this, ये याद रख के जाना, ठीक है। और फिर हम आगे पढ़ेंगे, अभी ऑल्दो काफी सारी लोग यस काफी सारे कोर्स में भी बता देते हैं, बट अभी मुझे लग नहीं रहा है कि देयर इज सेंस कि अभी उसको इतना ज्यादा डिटेल में बात करें, तो मैं यहाँ पे बट मेंशन जरूर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये जो के है, लेटर ऑन वी विल स्टडी कि ये जो मीडियम है, कि अगर एयर के अंदर है तो के की वैल्यू कुछ आ रही है, बट अगर मैं इसको पानी के अंदर डिप कर देता हूँ तो कोई और वैल्यू आ रही है। तो ये जो भी मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, दिस इज इन वैक्यूम या फिर एयर। तो अभी मैं सारी चीजें सिर्फ इसी इन मीडियम्स के अंदर सॉल्व कर रहा हूँ, बट अगर पानी के अंदर जाऊंगा तो चीजें चेंज हो जाएगी। तो वो कैसे हम निकालेंगे, वो इन फ्यूचर की लेटर ऑन वी विल स्टडी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेटर ऑन हम पढ़ेंगे कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द परमिटिविटी, फैंसी नाम है गाइस, तो डर मत जाना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ओके, लेटर ऑन हम इसकी बात करेंगे, एंड इसकी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि मुझे k की वैल्यू पता है, 4 पाई की वैल्यू पता है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 into 10 to the power minus 12, एंड यूनिट्स उल्टी हो जाएंगी k की, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ रही है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, तो प्लीज अभी ये चीज पे फोकस करेंगे, तो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें इलेक्ट्रोस्टैट में सीखनी है उन पे फोकस नहीं करना, ऑलराइट। तो बस ये याद रखना कि मीडियम अगर चेंज कर देते तो फोर्स कुछ चेंज हो जाती है, वो बाद में हम बात करेंगे कैसे चेंज होती है। तो गाइस मूविंग ऑन, तो अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है, और अब हमारे पास पावर आ गई है कि जब मेरे को फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना होता है तो मैं एक्सेलरेशन और मोशन प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक फ्यूचर प्रेडिक्शन पावर आ गई है। कैसे, एक बार एग्जामिन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं गाइस। तो मुझे एक सिनेरियो यहाँ पे दे रखा है कि मेरे पास ओरिजिन पे एक चार्ज है कैपिटल Q और कैपिटल M मास का, वो वैल्यूज दे रखी है, कैपिटल Q की वैल्यू इज 2 माइक्रोकूलम, कैपिटल M की वैल्यू इज 10 ग्राम, और x इज इक्वल टू 4। एक्स एक्सिस पे एक और पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा वो कर देता हूँ कि यहाँ पे पहला चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है, और दूसरे चार्ज पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसको मैंने -Q से रिप्रेजेंट कर दिया है, और उसकी वैल्यू इज -1 माइक्रोकूलम, और स्मॉल m की वैल्यू इज 1 ग्राम, ठीक है। तो अब हमें ये दे रखा है कि ये वाला जो चार्ज है इसको हमने फिक्स कर दिया, मतलब ये मूव नहीं कर सकता, और इसको हमने रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इसको रेस्ट से हमने रिलीज कर दिया, ये मूव कर सकता है, दिस चार्ज कैन मूव, दिस चार्ज कैन मूव। तो हमें पता है गाइस कि जैसे इसको मैं रिलीज करूंगा, इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगी ना,
कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। और अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये लेफ्ट को मूव करने लगेगा, ये लेफ्ट को मूव करने लगेगा और मूव करेगा, और इसकी एक्सेलरेशन होगी तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमें बताना है कि जब ये x इज इक्वल टू 2 पे आ जाएगा, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस x इक्वल टू, व्हाट इज द speed of small m mass when it reaches x is equal to 2 meters। तो हमें ये क्वेश्चन आंसर करना है। तो एक तो फेयरली मतलब हमारे दिमाग में जो आ रहा है, और मतलब जो सबसे पहला हमारे दिमाग में सोल्यूशन आ रहा है वो गलत होगा, मैं बता रहा हूँ। मेजॉरिटी, कुछ लोग सही कर रहे होंगे जिनके 11th के फंडामेंटल्स और बेसिक बहुत सही हैं, बट जिनके थोड़े से हिले हुए फंडे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, और वो दिक्कत क्या आ रही होगी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले ही मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं अभी करने वाला हूँ दैट माइट नॉट बी एक्यूरेट। तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चीज मैंने करी है, ये जो सोल्यूशन मैंने दिया है, ये सही है या गलत है, ठीक है? तो आराम से पॉज करके वीडियो पहले तो एक बार खुद से करके देखो, पॉज करो वीडियो, 3 मिनट लो, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगाओ, और फिर मैं जो सोल्यूशन बोल रहा हूँ जो शायद सही नहीं है, देखो कि क्या तुमने वैसे ही करा है, राइट, या फिर आगे जब मैं करूंगा तो सही सोल्यूशन आगे पता लग जाएगा। तो एक बार करके देखो, पॉज द वीडियो, राइट? ओके गाइस, तो आई होप सबने ट्राई करा होगा ये क्वेश्चन। तो अब मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ द रॉन्ग मेथड। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि रॉन्ग मेथड, ताकि कोई बीच से कुछ वीडियो देखना शुरू करे तो बोले ये तो गलत है। नहीं, दिस इज द रॉन्ग मेथड। तो हमने क्या करा कि इस टाइम पे इनिशियली देख लिया कि हाँ यार ये x इज इक्वल टू 0 पे एक चार्ज पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल x इज इक्वल टू 4 पे है, इसका चार्ज हमें दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, इसका चार्ज हमें दे रखा है 1 माइक्रोकूलम। तो मैं सीधा ही बता सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो फोर्स आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट विल बी k into q1 q2 डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, फोर्स आ जाएगी 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power minus 6 into 1 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर जो है 4 का स्क्वायर। और फिर मेरे पास जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है वो यहाँ पे इजिली आ जाएगी गाइस। तो 2 डिवाइडेड बाय 16 विल बी 8। यहाँ पे न्यूमरेटर में इफ यू सी 2 है और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16, तो 2 बाय 16 इज 1 बाय 8। तो मेरे पास आ जाएगा 9 बाय 8 और 10 टू द पावर 9 into 10 टू द पावर माइनस 12। ये फिर से देख लो, 10 टू द पावर 9 into 10 टू द पावर माइनस 12, तो 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा। इतनी फोर्स लग रही है, और फिर हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, तो आ जाएगा 9 बाय 8 into 10 टू द पावर माइनस 3। और मास कितना है गाइस? स्मॉल एम की बात कर रहे हैं, हमें स्मॉल एम की मोशन को सॉल्व करना है। तो स्मॉल एम का मास है 1 ग्राम, 1 ग्राम इज 10 टू द पावर माइनस 3 kg, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3 kg, और ये मेरे पास आ जाएगा 9 बाय 8 ऐसा यूनिट्स में मीटर पर सेकंड पे। तो ये मेरी एक्सेलरेशन आ गई। तो मेरी एक्सेलरेशन आते ही, लेट मी जस्ट क्रिएट्स अ बिट ऑफ स्पेस हियर ताकि क्लियर रहे। अब जैसे ही मेरी एक्सेलरेशन आ गई है मेरे पास गाइस, सीधा काम खत्म। काइनेमेटिक्स में पढ़ा था अपन ने क्या कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी बतानी है जब पार्टिकल कुछ मूव कर चुका है, मुझे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पता है, x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, मुझे इनिशियल स्पीड पता है पार्टिकल की, पार्टिकल रेस्ट से शुरू हो रहा था, तो मैं फाइनल स्पीड निकाल सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जस्ट टाइम बचाने के लिए, क्योंकि गाइस वैसे मैंने बोला कि शायद ये गलत है, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही करके रखी हुई कैलकुलेशन। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एंड गाइस यहाँ पे एक चीज जो मैंने मिस कर दिया, मैं पहले बता रहा हूँ, कि ये जो फोर्स लग रही है ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये फोर्स जो लग रही है लेफ्ट को लग रही है, और मेरा जो एक्स एक्सिस है वो राइट को पॉजिटिव है। तो मैंने एक चीज जो यहाँ पे थ्रू आउट द डिस्कशन ध्यान नहीं दिया, वो ये है कि यहाँ पे हर जगह एक नेगेटिव साइन आएगा। या तो मैं नेगेटिव चार्ज के लिए बोल सकता हूँ कि Q2 की वैल्यू नेगेटिव थी, उससे भी आ जाएगा, बट
हमें क्लियर कट वो होना चाहिए कि जो नेगेटिव साइन आ रहा है हर जगह, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 9/8 इंटू 10⁻³ न्यूटन है, बट नेगेटिव साइन बोल रहा है कि लेफ्ट को है। या फिर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 9/8 है, बट जो एक्सेलरेशन है वो पार्टिकल की लेफ्ट को है। यहाँ पे ये मैं हमेशा ऐसा कुछ डबल टाइप्स एरो ड्रॉ करके एक्सेलरेशन शो करूंगा। तो ये जो पार्टिकल है हमारा मास m का, उसकी एक्सेलरेशन लेफ्ट को है और उसका मैग्नीट्यूड 9/8 मीटर पर सेकंड है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर कैप्चर हुआ है, तो वो चीज आई होप क्लियर होनी चाहिए। तो मूविंग ऑन, तो हमारे पास आ गया है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2h। मैं एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ पिक्चर। x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फिक्स चार्ज था, ये x इज इक्वल टू 4 पे था चार्ज, और ये यहाँ से उठ के यहाँ आना चाह रहा है, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी लेफ्ट को हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी -2, क्योंकि राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये लेफ्ट को मूव कर रहा है, तो -2। एक्सेलरेशन हमें पता है इसकी लेफ्ट को है, तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली गाइस -9/8। तो मैं बोल सकता हूँ कि फिर जो फाइनल वेलोसिटी होगी एक्सप्रेशन से, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो दैट विल बी इक्वल टू v² इज इक्वल टू 2 इंटू -9/8 इंटू -2, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सॉल्व करने पे v² की वैल्यू 9/2 आ जाएगी, विच विल बी 4.5। तो v की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4.5, और स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 मैंने तुम्हारे लिए पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है, दैट इज 2.12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है जब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हाँ ये एक्सप्रेशन ट्रू है। अब इसमें दिक्कत है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंटायर थिंग जो हमने इतनी मेहनत करी है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली अटरली रॉन्ग। क्यों गलत है ये? गलत इसलिए है क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसको क्लियर नहीं है, कि v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। ये सारी चीजें कब ट्रू है? ओनली ट्रू व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, याद होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नाम की कुछ चीज बोलते हैं गाइस। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये सारी चीजें ट्रू है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं क्लियर है, क्या मतलब है इसका? कि एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, सेम वैल्यू है हर टाइम में। तो हमारे केस में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? चेक करके देखते हैं। अगर कांस्टेंट होगी तो मैं ये एक्सप्रेशंस लगा पाऊंगा, और जो मैंने पहले आंसर निकाला है, जो मैंने पहले ही बोल दिया कि गलत है, वो सही होना चाहिए था। बट देखते हैं क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे ये पार्टिकल था x इज इक्वल टू 0 पे, और x इज इक्वल टू 4 पे मेरा दूसरा पार्टिकल था जो मूव कर रहा है, और मैं ये जानता हूं कि ये मूव करेगा और लेफ्ट को मूव करेगा। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मूव करेगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो घट रही है। अब वो घट रही है तो देखते हैं कि जब x इज इक्वल टू 3 पे पार्टिकल है तो कितनी एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल की, और x इज इक्वल टू 2 पे अगर ये पार्टिकल आता है तो कितनी एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल की। तो मैं बोल रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 4, 3 और 2, इन पे हमें देखना है कि एक्सेलरेशन कितनी है स्मॉल m की। और मुझे वर्क कहां से मिलेगा गाइस? मुझे ये एक्सप्रेशन पता है, f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। यहाँ पे सेपरेशन x की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर, तो मुझे पता है, और माइनस साइन भी लगा देते हैं क्योंकि लेफ्ट को मूव कर रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स निकल गई, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज f बाय m। तो मेरे पास आएगा कि f इज इक्वल टू माइनस k q1 q2 बाय m इंटू 1 बाय x स्क्वायर। तो x चेंज कर रहा है मेरा, तो एक्सचेंज कर रहा है, तो सॉरी एक्सेलरेशन, माय बैड, कि यहां पे मुझे इस एक्सप्रेशन से इट शुड बी क्लियर टू अस ऑल कि एज x चेंजेस सो डज एक्सेलरेशन, कि जैसे जैसे एक्सेलरेशन चेंज कर रहे, सॉरी जैसे जैसे उसकी सेपरेशन चेंज कर रही है, वो पास आ रहा है, एक्सेलरेशन भी चेंज कर रही है। एक्सेलरेशन चेंज कर रही है, चेक करते हैं, कुछ वैल्यूज भी निकाल के देख लेते हैं। एक्सेलरेशन एट, जब पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 3 हो जाता है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, -9 इंटू 10⁻⁹। आई होप चार्जेस याद है, एक का था 2 माइक्रोकूलम, दूसरे का था 1 माइक्रोकूलम, डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा
और ये जब मैं सॉल्व करूंगा गाइस वैल्यू, तो ये मेरे पास आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ लेफ्ट। सिमिलरली जब मैं x इज इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन निकालूंगा तो आ जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -4.5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं जो ये आई होप कैलकुलेशन तो गाइस तुम लोग कर ही लोगे, बट मुझे क्या दिख रहा है कि जब पहले इनिशियली मैंने देखी थी एक्सेलरेशन, तो याद होगा x=4 पे मैं पहले ही निकाल चुका था, तो वो आ रही थी -9/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर x=3 पे मैंने जो वैल्यू निकाली है दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर मैंने x=2 पे जो एक्सेलरेशन निकाली है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, तो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग एज x इज डिक्रीजिंग, वो ऑब्वियस है, इनवर्स रिलेशनशिप है। बट मुझे यहाँ पे पता लग गया है क्या चीज, कि दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। एंड फिर मुझे ये भी पता लग गया है कि द ओनली वे टू सॉल्व दिस इज कि ओनली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम is through integration, कि इंटीग्रेशन यूज करके ही हम सॉल्व कर सकते हैं गाइस, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है इसको सॉल्व करने का। और इंटीग्रेशन यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट, यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट एंड दीज 3 इक्वेशंस आर नॉट वैलिड, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज कर रही है। तो जब भी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी करती है तो क्या प्रोसीजर रहता है, तो पहले तो मैं ना तो इनिशियल इंस्टेंट देखता हूँ कि x=4, ना तो मैं फाइनल इंस्टेंट देखता हूँ जब x=2 हो जाएगा, मैं ऐसे ही रैंडमली बीच में देखता हूँ कि बीच में कि x=2 ये रहा, x=4 ये रहा, और पार्टिकल कहीं बीच में है अभी, ऑलराइट, बीच में है, और इसकी स्पीड में भी इस इंस्टेंट पे v है जो मुझे नहीं पता है, और इसकी सेपरेशन अभी यहाँ पे x है, और मैं एक रैंडम इंस्टेंट पे, कोई स्पेशल इंस्टेंट ना तो स्टार्टिंग ना तो फाइनल, किसी बीच के इंस्टेंट पे मैं फोर्स लिखने की कोशिश करता हूँ, और किसी बीच के इंस्टेंट पे अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट विल बी k, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट विल बी कैपिटल Q इनटू -q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस कैपिटल Q इनटू स्मॉल q बाय x स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पे फोर्स आ रही है जब डिस्टेंस x है, ना तो स्पेशल पॉइंट x=4 ना फाइनल x=2, रैंडम किसी इंस्टेंट जब वो बीच में मूव कर रहा है, ऑलराइट। तो जब मेरे पास ये है तो मैं इस केस में गाइस फिर एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ, तो दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज F/m, और एक्सेलरेशन में लिख सकता हूँ, तो मुझे सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, मुझे स्पीड निकालनी है एट अ पर्टिकुलर पोजिशन, किसी एक पोजिशन पे x=2 पे मुझे फाइनली पार्टिकल की स्पीड निकालनी है। तो मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो चल रहा है कि अगर मैं ये वाला फंक्शन निकाल लूं कि v एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन, velocity as a function of position, velocity as a function of position अगर निकल जाए तो मेरा काम बन गया, वर्क इज डन। बट एक्सेलरेशन जो हम लिखते हैं वो यूजुअली जो हम लिखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम वेलोसिटी और टाइम की फॉर्म में लिखते हैं, एंड एक्सेलरेशन हम लिखते हैं dv/dt। उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर सकता हूँ, और फिर मैं रीअरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे चीजें, मैं इन दो को कंबाइन कर सकता हूँ और इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ, और फिर मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखता हूँ dx/dt इनटू dv/dx, और फिर मैं dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी, तो मेरे पास ये आ जाएगा कि एक्सेलरेशन इज v dv/dx। तो मेरे पास एक्सेलरेशन वाज F/m which is v dv/dx and that is equal to force जो थी मेरी minus k capital Q small q by x square into 1/m, क्योंकि मास से डिवाइड कर। तो मेरे पास एक्सप्रेशन ये आ गया है गाइस अमेजिंग सा कि v dv/dx is equal to minus k capital Q small q by m into 1/x square। और फिर हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं कि एक दो वेरिएबल्स के अंदर इक्वेशन होनी चाहिए पहले, तो मेरे पास दो वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है,
यहाँ पे एक तो v और x के अंदर इक्वेशन है, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड ले आएंगे। तो सारी टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल शुड बी ऑन वन साइड। ये एक वेरिएबल की सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पे और दूसरे वेरिएबल एक वेरिएबल की सारी टर्म्स में यहाँ पे ले आता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो वो सारी v वाली टर्म्स होंगी v dv, और दूसरे वेरिएबल की सारी टर्म्स जो x है उसकी सारी टर्म्स में राइट को ले आता हूँ, तो दैट विल बी माइनस कैपिटल q बाय m इनटू dx बाय x। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, आई हैव टू सॉल्व इट यूजिंग इंटीग्रेशन। तो गाइस पॉज फॉर अ मिनट एंड 2-3 मिनट लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व करो, एंड फिर जब सॉल्व कर लोगे देन लुक एट द सॉल्यूशन आई एम डूइंग। ऑलराइट, तो टेक अ मिनट द वीडियो एंड डू दिस। ठीक है गाइस, तो आई होप सबने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, जिनको इंटीग्रेशन में क्लैरिटी नहीं है कैसे करना है इसको इंटीग्रेट, तो मैं इंटीग्रेशन पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहले ही लिख लिया गाइस, थोड़ा टाइम बच जाएगा, कि हम x रेज टू पावर n dx की जो इंटीग्रेशन करते हैं, अगर n की वैल्यू -1 नहीं है, कि ये वाला जो है इंटीग्रल इसको छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर दिस, बाकी सारे केसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो x रेज टू पावर n की वैल्यू 1 2 3 4 -2 -3 कुछ भी हो सकती है, बट -1 नहीं हो सकती। तो हमारा रिजल्ट जो आ जाता है दैट इज x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। तो जब मैं n की वैल्यू -2 डालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा x रेज पर -2। x रेज पर -2 ही हो ना गाइस, dx बाय x स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ x रेज पर -2 dx। तो यहाँ पे मेरा आएगा x रेज पर -2 dx इज इक्वल टू x रेज पर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, और वो आ जाएगा x रेज पर -1 बाय -1, और उसको मैं लिख सकता हूँ -1 बाय x। और एक गाइस यहाँ पे मैंने कांस्टेंट मिस कर दिया हर जगह, बट ठीक है, मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाला हूँ यहाँ पे, तो आई होप दैट इज क्लियर। एंड गाइस डेफिनेट इंटीग्रेशन भी क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ये 2 से 4 लगाना है मुझे x पर -2 dx, तो आ जाता है, हम ऐसे करते हैं -1 बाय x और फिर कुछ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 4, और फिर मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ -1/4 इंटू -1/4। तो x की वैल्यूज वो डाल के और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपर लिमिट को लोअर लिमिट वाली वैल्यू से। आई होप ये चीज क्लियर है। ऑलराइट, तो यहाँ पे फिर से यही चीज करने की कोशिश करते हैं गाइस, जो हमारा क्वेश्चन था। मैं फिर से एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कॉपी करके, कि v dv इज इक्वल टू -k कैपिटल Q स्मॉल q बाय m इनटू dx बाय x स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करते हैं। और इंटीग्रेशन गाइस सर वेरिएबल्स वाली टर्म की होगी, कांस्टेंट बाहर ही रहेंगी, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का जब साइन लगा रहा हूँ तो ये -k कैपिटल Q स्मॉल q बाय m को बाहर ही रखा हूँ इंटीग्रेशन। और लिमिट्स कैसे लगानी है यहाँ पे, जो हमारी इनिशियल कंडीशन है पहले वो पुट करते हैं। हमें पता है कि जब वो पार्टिकल x इज इक्वल टू 4 पे, जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, इफ यू रिमेंबर दैट, एक पार्टिकल x इज 0 पे था, एक x इज 4 पे था, तब उसको हमने रेस्ट से रिलीज करा, तो उसकी वेलोसिटी थी 0। और फिर हमें निकालना है कि जब उसकी पोजीशन x इज इक्वल टू 2 हो जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी है। और लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रल हो जाता है गाइस, अगेन वही वाली फॉर्मूले से x रेज़ पर n+1 से, दैट विल बी v रेज़ टू पावर 1+1 डिवाइड बाय 1+1, तो v स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और लिमिट्स 0 और v है तो सिर्फ v स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। एंड राइट हैंड साइड को जब मैं सॉल्व करूंगा तो दैट विल बी -k कैपिटल Q स्मॉल q बाय m इनटू -1 बाय x, और लिमिट्स मेरी जाएंगी 4 से 2। और यहाँ पे ये वाला माइनस साइन मैं बाहर निकाल के इसके साथ कंबाइन कर देता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q बाय m, और 1 बाय x आ जाएगा बस। और 1 बाय x में पहला अपर लिमिट इज 2, तो 1 बाय 2, लोअर लिमिट इज 4, तो -1 बाय 4। एंड फिर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा गाइस, तो आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q बाय m इनटू 1 बाय 4। और फिर यहाँ पे 2 और 4 में से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा आंसर मैं लिख रहा हूँ फाइनली, दैट विल बी k कैपिटल Q स्मॉल q बाय 2m। मुझे सारी वैल्यूज दे रखी थी क्वेश्चन में, कैपिटल Q की वैल्यू, स्मॉल q की वैल्यू, m की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9।
इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 जो कैपिटल क्यू की वैल्यू थी, स्मॉल क्यू की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2 और मास था 10⁻⁻3 1 ग्राम। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस 2 और 2 न्यूमरेटर में जो है एक 2 वो डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻12 हो जाएगा। 10⁻9 प्लस 10⁻3 will become 10⁻12, तो 10⁻12 और 10⁻12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड अमेजिंगली बहुत ही सिंपल सा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 और वो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। और मेरे को अगर सही आंसर देना है गाइस तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि लेफ्ट को जा रहा हूँ पार्टिकल, तो मुझे वेलोसिटी बतानी है तो ये हो जाएगी, स्पीड बतानी है तो दैट विल बी 3 मीटर पर सेकंड। जो मैंने पहले आंसर निकाला था अगर आपको याद होगा 2.12 मीटर पर सेकंड, दैट वाज रॉन्ग एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप समझ आ रहा है इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए सॉल्व करना है तो क्या तरीका है, इंटीग्रेशन जो मैंने यहाँ पे आपके लिए कर रखी है। ऑलराइट, इज दिस क्लियर गाइस? आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं क्लियर है तो जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट अगेन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं गाइस। अभी हमारे सारे चार्जेस एक स्ट्रेट लाइन पे बैठे हुए, अब अगर मैं उनको टेढ़ा वेढ़ा कर देता हूँ स्पेस के अंदर तो मुझे मेरे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे भी ओरिएंटेड हो मैं फोर्स के बारे में पूरी बात कर सकूं। और जब मैं फोर्स के बारे में बात करता हूँ गाइस तो फोर्स के बारे में मुझे दोनों चीजें बतानी आनी चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, दूसरी चीज भी मुझे ढंग से बतानी आनी चाहिए जो है डायरेक्शन। दैट इज अगेन एज इंपॉर्टेंट एज मैग्नीट्यूड। जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करना है उतना ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन रिपोर्ट करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे पास दो पार्टिकल दे रखे हैं और अब वो स्ट्रेट लाइन पे ही है। अगर मैं देखता हूँ ये इस स्ट्रेट लाइन पे लाइक है ना, बट ओरिएंटेशन सॉर्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, हमें इजीली विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। तो एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, y1, दूसरे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2। गाइस आई होप सबको पोजीशन वेक्टर का फंडा पता है। तो ओरिजिन से अगर मैं किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ या किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ तो दैट इज नथिंग बट ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो वेक्टर है, और ये है हमारा r1 वेक्टर। एंड गाइस जिनको वेक्टर्स की क्लैरिटी नहीं है मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इस वेक्टर को मैं x और y कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखता हूँ। तो x में मुझे कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ा x1, y में कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ा y1। तो मैं इस वेक्टर को जब वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, कोऑर्डिनेट फॉर्म में सॉरी, x की डायरेक्शन में मैं अपना i कैप मानता हूँ, i कैप वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, j y की डायरेक्शन में मैं j कैप मानता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा r1 वेक्टर है वो है x1, तो मेरे को i कैप डायरेक्शन में मूव करना पड़ा और फिर y1 डिस्टेंस j कैप डायरेक्शन में मूव करना पड़ा। तो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर ऑफ q1। सिमिलरली आई होप ये चीज भी क्लियर है कि जो दूसरा पोजीशन वेक्टर है वो ये वाला है और इसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे r2 वेक्टर से, और r2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे r2 वेक्टर इज x2 i कैप प्लस y2। तो मैंने एक तो दोनों चार्जेस के पहला जो मेरा स्टेप है इज टू मार्क दी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर मार्क करना, तो मैंने मार्क कर दिया। सेकेंड पॉइंट इज कि अब मुझे यहाँ पे देखना है कि ये दोनों पॉइंट अगर पॉजिटिव है, लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमारे डिस्कशन के अंदर कि लेट्स अज्यूम Q1 and Q2 आर पॉजिटिव। तो अगर मैं इनको पॉजिटिव मान लेता हूँ गाइस तो मुझे पता है कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। लेट मी ज्वाइन द टू। तो हमारी जो फोर्स होगी वो इसी लाइन के अलोंग लगेगी और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी और इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। थोड़ा सा बेटर ड्रॉ कर देता हूँ गाइस मैं। इस पे जो लगेगी अवे अलोंग दैट लाइन एफ लगेगी। तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है। ऑलराइट, और हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है कि अगर ये जो डिस्टेंस है ये कुछ r है इन दोनों के बीच में, तो हमें पता है कि जो फोर्स की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दैट इज k q1 q2 by r। बट मुझे अब डायरेक्शन बढ़िया से बतानी, वेक्टर फॉर्म में बतानी है, कंपोनेंट फॉर्म में बतानी। तो यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोल सकता हूँ कि यार अगर ये एक वेक्टर यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि q1 से q2 की तरफ ये वेक्टर है और इसको मैं r वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ऑलराइट,
इसको मैं आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये लिख सकता हूँ गाइस कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 will be along R वेक्टर, कि जो R वेक्टर की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में तो फोर्स लग रही है ना गाइस, अवे फ्रॉम Q1 है R की डायरेक्शन टुवर्ड्स Q2। सिमिलरली यहाँ पे F की फोर्स भी वही लग रही है ना, अवे फ्रॉम Q1। ये देख सकते हो कि इसकी डायरेक्शन ये R वेक्टर की डायरेक्शन है और ये हमारी F की डायरेक्शन है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, दे हैव पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं R वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लेता हूँ तो मेरा काम खत्म हो गया ना, माई जॉब इज ओवर एज सून एज आई कैन फाइंड आउट द पोजिशन वेक्टर R वेक्टर। ठीक है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? यहाँ पे गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे देखना हो, मैं दो तरीकों से निकाल सकता हूँ गाइस। या तो मैं यहाँ पे ये शो कर सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये शो कर सकता हूँ इसके अंदर देखिए कि अगर मुझे यहाँ Q1 से Q2 तक मूव करना है तो पहले तो मुझे कुछ डिस्टेंस नीचे जाना पड़ेगा और फिर कुछ डिस्टेंस राइट को जाना पड़ेगा, और जो मुझे डिस्टेंस नीचे जाना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2, बट नीचे जाना है, नीचे मतलब माइनस जे कैप। अगर ये जे कैप है, ऊपर वाली डायरेक्शन जे कैप है, तो नीचे जाने को बोलेंगे माइनस जे कैप। और फिर मैं बोल सकता हूँ कि राइट को मुझे जाना है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है गाइस, y1 माइनस y2, वर्टिकल में y1 माइनस y2 और हॉरिजॉन्टल में x2 माइनस x1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मेरा r वेक्टर है, आई होप गाइस ये दिख रहा है, ट्राइंगल लॉ से आपको ट्राइंगल लॉ पता होना चाहिए कि अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर r होगा, r वेक्टर इज a प्लस b। तो यहाँ पे मैं r वेक्टर की वैल्यू लिख सकता हूँ, r वेक्टर इज क्या, x2 माइनस x1 i कैप माइनस, क्योंकि नीचे आ रहे थे हम उस केस में, माइनस y1 माइनस y2 j कैप। इसको रीअरेंज करके लिख दूंगा तो याद आएगा r वेक्टर इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। और x2 वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं, x2 y2 को अलग कर लेते हैं, x1 y1 को अलग कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये देख सकते हो यहाँ पे, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, r वेक्टर मेरे पास आ गया है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ, तो मेरे पास जो r वेक्टर आ गया है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये r2 है, और ये क्या है, ये r1 वेक्टर है। तो मेरे पास आ गया r2 वेक्टर माइनस r। तो मेरे पास जो r वेक्टर आ गया है बेसिकली वो है r2 माइनस r। इज दिस क्लियर? r2 वेक्टर मुझे पता था, जो Q2 चार्ज है मुझे पता है स्पेस में कहाँ लोकेटेड है, मुझे R1 वेक्टर पता है Q1 चार्ज कहाँ पे लोकेटेड है स्पेस में वो पता है, और मुझे फिर R2 माइनस R1 भी पता है, और मुझे R वेक्टर पता है, तो मुझे डायरेक्शन ऑफ F भी पता है, मुझे डायरेक्शन ऑफ F भी पता है। सो आई होप ये सारी चीजें सेंस बना रही है। एक और तरीके से देख लेते हैं, मतलब ये शायद इतना इजी नहीं है, मैं कहना ये वाला ज्यादा इजी कि मैं इनको यहाँ पे शो करता हूँ कि Q1 R1 वेक्टर पे है, Q2 R2 वेक्टर पे है, और फिर ये जो वेक्टर है यहाँ पे, ये R वेक्टर जो है यहाँ पे ऐसा दिखा। और फिर मुझे दे रखा है कि देखो अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाता हूँ यहाँ पे, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज R वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इधर देखते हैं गाइस, कि ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर शुड गिव यू ये वाला वेक्टर, ऑलराइट, ट्राइंगल लॉ से। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर शुड गिव यू R वेक्टर। बट अगर मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो B वेक्टर इज R माइनस। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस डायग्राम से ही, डायग्राम को देख के ट्राइंगल लगा के, कि R वेक्टर सॉरी R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर अकॉर्डिंग टू दैट शुड बी इक्वल टू R2। मेरे पास सीधा आ जाना चाहिए कि R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो जो मैंने पिछले इतनी मेहनत करके लिखा वो सीधा यहाँ से आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अब जो फोर्स लग रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोर्स लग रही है, फोर्स इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये जो भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है
मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो आर स्क्वायर लिख दिया मैंने, और जो डायरेक्शन है उसको मैं किससे लिखूंगा, इस वेक्टर के आर कैप से। दिस इज, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये है ये चीज। तो ये मेरे पास आ जाएगा K टाइम्स Q1 Q2, और आर वेक्टर तो मेरे पास ये आ गया गाइस, बट आर का जो, अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर से डिवाइड भी करते हैं, तो ये आर कैप जो हो जाता है दैट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज R2 माइनस R1, ये वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड इज बेसिकली क्या चीज, R2 माइनस R1, कि बस यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। गाइस आई होप ये भी चीज समझ आ रही है कि अगर ये वेक्टर यहाँ पे R2 माइनस R1 है, यहाँ पे जो R है, R का मैग्नीट्यूड जिसको मैं R लिख रहा हूँ, वो भी अपने आप में क्या है, R2 माइनस R1। तो यहाँ पे एसेंशियली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, कि ये वाला जो R स्क्वायर है बेसिकली वो इसी चीज का स्क्वायर है, तो मैं इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो चीज क्यूब आ जाएगी, तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में गाइस, इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ फाइनली। और क्या एक्सप्रेशन है कि एफ वेक्टर, अब फोर्स वेक्टर फॉर्म में, दैट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर, और ये सेपरेशन है, ये क्या है, R2 माइनस R1, तो याद आएगा R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इनटू द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1, और इसको सिंप्लीफाई करने पे गाइस मेरे पास आ गया है K Q1 Q2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब टाइम्स R2 minus. This is my Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form. तो I hope this is clear guys. ये भी यूजफुल होता है जब हम 2D के अंदर अगर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ चार्जेस दे रखे होते हैं और हमें फोर्स निकालनी होती है, या फिर मल्टीपल चार्जेस स्पेस में लोकेटेड है जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, या फिर 3D के अंदर तो ओनली वे, दिस इज 3D के अंदर तो ये लिख सकते हो कि ओनली वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स जब 3 डायमेंशंस के अंदर चार्जेस लोकेटेड हैं। रेयरली आती है ये प्रॉब्लम, बट ठीक है, हमें पता होना चाहिए, ओनली वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन 3D। तो गाइस एक एग्जांपल करके देखते हैं। हमें दो पार्टिकल चार्ज दे रखे हैं, एक 2,3 पे लाई कर रहा है, एक 3,2 पे लाई कर रहा है। हमें Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोकूलम, और हमें निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस पे फोर्स निकालनी है इसकी वजह से। तो मैं फॉर्मूला नहीं याद रखना, आई डोंट वांट टू रिमेंबर द फॉर्मूला, मैं एक बार स्क्रैच से तुम्हें सॉल्व करेंगे कि अगर मैं बोलता हूं कि इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे R2 है, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि जो मेरा R1 वेक्टर है कोऑर्डिनेट फॉर्म में दैट विल बी 2i कैप, सॉरी कंपोनेंट फॉर्म में 2i कैप प्लस 3j कैप, और जो मेरा R2 वेक्टर है दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप। और हमें पता है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, जो दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे मुझे पता है कि जो फोर्स लगेगी Q1 पे वो इस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, इसके अलोंग लगेगी। इसको अगर मैं R वेक्टर बोलता हूँ तो फिर से मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स ऑन Q1 will be along R vector, and R vector का इस ट्राइंगल लॉ से क्लियर होना चाहिए कि R vector is R1 minus R2। यहाँ पे देख सकते हो कि R2 plus R is equal to R1, तो R is equal to R1 minus R2, और R1 की वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है, R2 की वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यू
तो आर वेक्टर की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप, और ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस आई कैप प्लस जे कैप। और फिर मैं बोल सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज, आई होप सबको पता होना चाहिए, दैट इज द एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज √2। ऑलराइट, √2। तो मेरे पास अब सेपरेशन आ गई है दोनों चार्जेस के बीच में, और मेरे पास क्या आ गया गाइस, डायरेक्शन आ गई है, क्योंकि मुझे ये वेक्टर पता लग गया। तो अब मैं लिख सकता हूँ, अब मेरे पास आंसर आ सकता है कि दैट इज इक्वल टू फोर्स, बेसिकली द फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r कैप, डायरेक्शन इज r कैप। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁹9 इंटू 2 माइक्रोकूलम था एक पे चार्ज, एक पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज था, और ये सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन इज √2, तो √2 का स्क्वायर इनटू जो हमारा वेक्टर था आई कैप प्लस जे कैप, और अगर यूनिट वेक्टर लिखूंगा उसके डायरेक्शन में तो दैट विल बी आई कैप वेक्टर डिवाइडेड बाय आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2। तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये √2 हो जाएगा, तो दैट विल बी 2√2 और वेक्टर्स माइनस आई कैप प्लस जे कैप। इसको सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास फोर्स नीचे लिख देते हैं, लेट्स राइट इट प्रॉपर्ली, और यहाँ पे वेक्टर भी लगा देते हैं गाइस, क्योंकि फोर्स हम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो फोर्स का वेक्टर है हमारा, गाइस आई होप सबको ये भी क्लियर है कि हम √2 को 2/2 लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर है। मैं एक बार आंसर लिखना चाह रहा हूँ, ट्राई टू इमेजिन दिस, पॉज करके खुद भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा मेरे पास 9/2 इंटू √2 इंटू 10⁻³ माइनस आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन्स। दिस इज द फोर्स। इसको कोई सिंप्लीफाई करना चाहता है तो और आगे कर सकता है, मैं बोल सकता हूँ कि मे बी ऐसे कुछ करना कैलकुलेशन, 1.414 √2 होता है 1.414 इंटू 9 करूंगा तो ये 6। ओके गाइस, तो फोर्स हो जाएगी 9/2 इंटू √2 इंटू 10⁻³ और मैं सॉल्व कर रहा था 1.414 इंटू 9, तो आ जाएगा 3 कैरी ओवर हो जाएगा, 2 1 कैरी ओवर हो जाएगा, तो 7 3 कैरी ओवर हो जाएगा, तो 12, और यहाँ पे फिर मेरे पास ये आ जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस का 12.726, और इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 6.363, ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 6.363 माइनस आई कैप प्लस जे कैप मिली न्यूटन्स। ऑलराइट, दिस विल बी द आंसर। तो आई होप गाइस वेक्टर फॉर्म में फोर्सेस लिखना आ गया है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन एंड मूव टू द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस गाइस कुछ बहुत अमेजिंग डिस्कशन करना नहीं है। आई होप सबको पता है कि जब दो फोर्सेस एक्ट कर रही होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो हम उनको वेक्टोरियली ऐड करते हैं कि मेरे पास लेट्स से यहाँ पे एक है चार्ज Q1 और ये Q2 और यहाँ पे Q3, 3 चार्जेस दे रखे हैं मुझे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि देखो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, तो इस लाइन के अलोंग इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, अगर सारे चार्जेस पॉजिटिव मान लेते हैं तो मैंने, तो यहाँ पे जो इसके अलोंग जो फोर्स लग रही होगी वो कुछ F1 वेक्टर लग रही होगी मेरी, एंड फिर इसकी वजह से यहाँ पे एक और फोर्स लग रही होगी, एंड ये इस लाइन के अलोंग लग रही होगी, और ये जो फोर्स हो जाएगी दैट विल बी F2 वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं, इसको अलग कर देते हैं, कि जो गाइस नेट फोर्स लग रही होगी वो इन दोनों का इस Q2 चार्ज पे जो वेक्टर सम होगा उससे आ जाना चाहिए। कि अगर मैं पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ वेक्टर एडिशन यूज करता हूँ यहाँ पे,
Let me just try to complete a parallelogram. And समथिंग लाइक दिस, रफ ही होगा गाइस। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आ जाएगी वो इन दोनों का वेक्टर सम आ जाएगा। कि दिस इज द नेट फोर्स F net and that is nothing but vector sum of the two forces. तो गाइस अगर मेरे पास n चार्जेस हुए, if I have n charges, तो मैं बोल सकता हूँ कि फिर F वेक्टर इज इक्वल टू n चार्जेस नहीं बोलना चाह रहा मैं, n+1 चार्जेस और n फोर्सेस लग रही हैं एक पार्टिकल पे, तो मैं बोल सकता हूँ F वेक्टर इज जस्ट सम ऑफ ऑल दिस फोर्स, F1 plus F2 plus F3 and so on Fn। तो फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड कर सकता हूँ नेट फोर्स निकालने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे अब करके देखते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं एग्जाम कि मेरे पास 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, स्मॉल क्यू और 2q, एंड सारे के सारे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ ए के कॉर्नर्स पे रख दिए गए हैं। इन दोनों को हमने तीनों को फिक्स कर रखा है अभी, तो बस हमें निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स on 2q due to small q and small q। इन दोनों की वजह से व्हाट इज द फोर्स। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गाइस, फिर से अब जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा इस फिगर को ही बड़ा कर लेता हूँ अलग से कॉपी करके। और हमें पता है कि अगर क्योंकि q और 2q, अगर q नेगेटिव होगा तो 2q भी नेगेटिव होगा, q पॉजिटिव होगा तो 2q भी पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों फोर्सेस, सॉरी ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो मुझे पता है कि जो फोर्स आ जाएगी यहाँ पे वो 2q पे इस डायरेक्शन में आ जाएगी, और इसको कुछ बोल देते हैं f, मैग्नीट्यूड इज f, और f की वैल्यू लिख लेते हैं ना कि f शुड बी इक्वल टू k टाइम्स 2q into q, दोनों चार्जेस हैं q1 q2 डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर k स्क्वायर। तो एक फोर्स तो ऐसी आ गई है। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाला चार्ज है, तो अमेजिंग सी बात नहीं होगी ना गाइस कि अगर ये वाला जो चार्ज है और ये वाला जो चार्ज है, इन दोनों की बात करूंगा तो इन दोनों में भी रिपल्सिव फोर्स होगी, और वो फिर इस साइड के अलोंग इस डायरेक्शन में होगी, और उसका भी मैग्नीट्यूड एफ होगा क्योंकि इस चार्जेस भी सेम है सेपरेशन। तो मेरे पास दो वेक्टर आ गए हैं जिनका जिनके बीच में एंगल, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 है तो यहाँ पे भी ये 60 है ना। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ी सी अपनी लाइफ को इजी करना है गाइस। और वो इजी करने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि लेट से मैं यहाँ पे अपनी एक्सेस ले लेता हूँ सॉर्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट पे एंड वर्टिकल, एंड आई होप गाइस ये समझ आ रहा है कि ये जो वर्टिकल एक्सेस है यहाँ पे ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगी 30 डिग्रीज और 30 डिग्रीज में, तो ये वाले एंगल भी कॉन्सिक्वेंटली फिर दोनों 30 के हो जाएंगे। यहाँ पे मैं छोटे उसमें लिख देता हूँ, दिस विल बी 30 and this will be also 30। एंड गाइस यहाँ पे दिखना चाहिए कि ये जो दो वेक्टर्स हैं इन दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट है, लेट मी जस्ट, तो इन दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट है दे विल एड अप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। तो मैं बोल सकता हूँ कि the horizontal components of both these vectors will cancel out and vertical components will add up। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड अप होंगे। तो फिर अब मैं ये चीज बोल पा रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट लेट मी कॉपी दिस, अलग से शो करते हैं। मेरे पास दो फोर्सेस हैं,
तो आई होप गाइस अगर मैं किसी फोर्स को रिजॉल्व करता हूँ तो आई होप आपको ये चीज भी पता है। लेट मी जस्ट एक फोर्स को रिजॉल्व करके दिखाता हूँ, और इस वाली फोर्स को रिजॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये वाला अगर एक फोर्स को मैं रिजॉल्व करता हूँ वर्टिकल और उसमें, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, आई होप सबको क्लियर है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस का थीटा एंगल है, तो ये होगा f cos 30 एंड इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो f sin of 30 हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ राइट वाली फोर्स को देखने की कोशिश करता हूँ, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो भी f cos 30 हो जाएगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो f sin 30 हो जाएगा। तो गाइस कुछ दिख रहा है? अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो इनके ये वर्टिकल कंपोनेंट्स तो ऐड अप हो रहे हैं, बट ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, आई होप यू कैन सी दैट, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और फिर मेरे पास जो नेट फोर्स आ जाएगी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा, मैं इसको अलग से शो कर लेता हूँ। इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स का सम आ जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा हमारा जो नेट रिजल्टेंट है एफ नेट, एंड एफ नेट आई होप दैट इज इक्वल टू 2f cos of 30, और f की वैल्यू हम पहले ही लिख चुके थे, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो f net is equal to 2 times f was k into 2q into q divided by a square, और cos of 30 is √3/2। तो मेरे पास आंसर आ गया है यहाँ पे 2√3 k q square divided by a square in the vertically upward direction. That is my f. That is the force on 2q by both the q charges. मैं डायग्राम भी अगर यहाँ पे कॉपी करके ले आता हूँ, लेट मी जस्ट शो दैट। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आ रही है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है गाइस, एंड एफ नेट वर्टिकल अपवर्ड आ रही है, एंड दैट फोर्स यहाँ पे एफ नेट कर देता हूँ, दैट फोर्स एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यहाँ पे डायग्राम में शो करता हूँ, दैट इज 2√3 k q square by a square। तो मैं इस इंस्टेंटेस की एक्सेलरेशन बता सकता हूँ, एंड मेनी मोर थिंग्स कैन हैपन। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। सो आई होप गाइस जो भी आज हमने डिस्कस करा वो चीजें आपको क्लियर है, अगर नहीं है तो गो थ्रू दैट पार्ट अगेन, अटेम्प्ट मोर प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस, एंड इसको पक्का कर लो गाइस। ये बेसिक चीजें हैं, ये हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे तो आगे चैप्टर इजी होगा। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग, एंड थैंक यू।